नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में भी आज हम हमेशा की तरह उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार आपसे है। हम आपको बताएंगे कि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई उसका गुरुग्राम से क्या कनेक्शन है। हम आपको दिखाएंगे मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी क्यों बताया, इसके पीछे उन्होंने क्या दलील दी। इसके अलावा बात करेंगे तमिलनाडु में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी की। चुनाव आयोग के ऑफिसर जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड हुआ वहां पर क्यों पहुंच गए और इस पर कांग्रेस ने क्यों कहा कि आपको अब तमाम राजनीतिक दलों के हेलीकॉप्टर की चेकिंग लेनी चाहिए। बात चंडीगढ़ की करेंगे क्योंकि चंडीगढ़ में अब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ गई है। मनीष तिवारी को वहां पे उतारा गया है। इससे पवन बंसल का खेमा नाराज हो गया है। बात अरविंद केजरीवाल की होगी जिन्हें डबल झटका लगा है। लोकसभा चुनाव में जो जंग छिड़ी है उसमें अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें कोई भी राहत नहीं दी है और अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी इसमें भी उनको कोई राहत नहीं मिली है। हाँ, कोर्ट ने इस मसले पर ईडी को एक नोटिस जरूर जारी किया है जिसका जवाब 24 अप्रैल तक मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने अगली सुनवाई जल्द से जल्द करने की मांग की थी। बात अगर राउज एवेन्यू कोर्ट की करें तो यहाँ से भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है और उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। क्या पूरा घटनाक्रम रहा अरविंद केजरीवाल को लेकर, आइए देखते हैं बिग न्यूज बिग शो की पहली बिग रिपोर्ट में। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें इस बार भी राहत नहीं मिल सकी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब देना होगा। इसके साथ ही केजरीवाल को 27 अप्रैल तक ईडी के जवाब पर उत्तर देना है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि 29 अप्रैल से पहले की तारीख नहीं मिल पाएगी। अब कोर्ट 29 अप्रैल को ही इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। उधर अरविंद केजरीवाल को सोमवार को ही दूसरा झटका राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने 23 अप्रैल तक केजरीवाल की कस्टडी बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अभी तक जितने भी आरोप पत्र दाखिल हुए हैं उसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार का समय है, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार भी करना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी दलीलें बहस के लिए बचा कर रखें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी थी। कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर हुई है। काबिले गौर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने शराब व्यापारियों से लाभ के बदले में रिश्वत मांगी थी। इसके अलावा केजरीवाल पर आप नेताओं, मंत्रियों और अन्य लोगों की मिलीभगत से अब रद्द की गई नीति में मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन होने का आरोप लगाया गया है। वहीं केजरीवाल ने ईडी के इन आरोपों से साफ इनकार किया है। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्य समाचार। केजरीवाल के बाद आइए अब बात करते हैं बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर हुई फायरिंग की। बदमाशों ने कल फायरिंग की और इससे सनसनी फैल गई। फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली या यूं कहिए कि उनके भाई ने ली।
इस फायरिंग में गुरुग्राम का कनेक्शन सामने आया है। दरअसल सलमान खान के घर के बाहर जिस शख्स ने फायरिंग की वो शूटर विशाल उर्फ कालू गुरुग्राम का रहने वाला है। विशाल के परिजनों का कहना है कि वो फरवरी माह से घर से लापता है। बहरहाल पुलिस दोनों शूटर्स की तलाश कर रही है। काबिले गौर है कि जो हिरन शिकार का मामला था उसको लेकर बिश्नोई समाज लगातार सलमान खान से नाराज चल रहा था और लॉरेंस बिश्नोई इस मसले को लेकर कई बार सलमान को धमकी दे चुका है, उनको माफ़ी मांगने के लिए कह चुका है। बॉलीवुड के स्टार सलमान खान के फैंस के लिए रविवार को एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। 14 अप्रैल को जब दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब सुबह 4:55 पर सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चलाई गईं। अब इस फायरिंग मामले में गुरुग्राम कनेक्शन सामने आया है। इन तस्वीरों में अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर गोली चलाते दिख रहे 2 लोगों में से एक आरोपी गुरुग्राम का रहने वाला है। आरोपी का नाम विशाल उर्फ कालू है। विशाल राहुल उर्फ कालू गुरुग्राम की महावीरपुरा कॉलोनी का रहने वाला है। उसने 10वीं तक की पढ़ाई की है। विशाल के खिलाफ 5 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं। विशाल पर बाइक चोरी से लेकर फायरिंग तक के केस दर्ज हैं। कुछ दिनों पहले विशाल ने रोहतक में लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर एक बुकी का कत्ल किया था। विशाल राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा का शूटर है। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की एक टीम भी विशाल के घर जांच के लिए पहुंची। पुलिस टीमों ने उसकी बहन और मां से पूछताछ भी की। हालांकि फायरिंग के बाद अब विशाल के परिवार के लोग घर पर नहीं हैं। घर पर ताला लगा हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग के मामले के तार सीधे सीधे अब गुरुग्राम से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मैं गुरुग्राम के रोशनपुरा इलाके में हूं और ये जो मकान है जिस पर ताला लगा हुआ है ये उसी आरोपी का बताया जा रहा है जिसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। हालांकि इसका नाम विशाल उर्फ कालू है और ये 3 भाई है। हालांकि जो एक भाई है वो पेंटिंग का काम करता है जबकि दूसरे का बैकग्राउंड भी क्रिमिनल है, यानी आपराधिक गतिविधियों में वो शामिल रहा है। तो वहीं अगर हम विशाल उर्फ कालू की बात करें तो ये जो है पहले भी रोहतक में एक स्क्रैप व्यापारी सचिन गोदा की हत्या के मामले में भी इसका नाम आया था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ये पूरी तरह से काम करता है। वो कहते हैं विशाल कहाँ है, कालू कहाँ है। मैंने कहा कोई कालू वालू नहीं है। सुनो, रात को जो आए वो बोलते हैं कि गोली लगेगी यहाँ गोली लगेगी उसको, तुम्हें भी मारेंगे। जो दीपक आए हैं रात को वो बोल के गए, मुझे फोन कर रहे फिर बेटा बता दे, आईडी प्रूफ दे दे। मैंने कहा सेक्टर 5 में चलो, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दे रखी है कमिश्नर साहब को, क्राइम में भी दे रखी है, वहाँ पे एएसपी साहब को भी, सीएम विंडो पे भी डाली है कि भी कौन आ रहा है मुझे बताओ तो सही। इतने टाइम से कोई नहीं बता रहा। ये मेरी मम्मी है, देख लो, 27 साल हो गई, 10 पढ़ रहा है वो, फरवरी से गायब है वो, 27-28 की रात से। कुछ नहीं पता हमें उसके बारे में, हम खुद चिंता में इस बात से, हमारी उससे कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा। पुलिस हमें बता भी नहीं रही है। आपने चलो बताया तो है कि सिर्फ उसमें आए हो आप, मैं एप्लीकेशन भी लगा रही हूँ, पुलिस भी कोई वो नहीं दे रहा। जो कल सीआई आए मेरे पास, एसटीएफ बता रहे थे, वो दिनेश जी नंबर भी दे के गए हैं। वो कहते हैं हम फेस 1 से है, डीएलएफ से, और है ना ये कबाड़ी है, एएसपी ओल्ड है ना जो जहाँ तूने एप्लीकेशन दी, ये कबाड़ी है, यूँ बोल रहा उसको पुलिस वाले को। मैंने बोला मेरे सेक्टर के वहाँ चलो, जो है ना इनका एएसपी ओल्ड कबाड़ी है। मामले की जांच कर रही पुलिस से लेकर खान के घर पहुंचे सेलेब्स और लॉरेंस बिश्नोई के भाई की ओर से गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने तक, चलिए आपको बताते हैं इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। रविवार तड़के सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चली। मोटरसाइकिल सवार लोगों ने बॉलीवुड अभिनेता के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस ने अपार्टमेंट से लगभग कुछ किलोमीटर दूर एक दोपहिया वाहन बरामद किया। सीएम शिंदे ने आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी। केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। हालांकि सलमान खान सुरक्षित हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब एक्टर को ऐसी खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले कई बार सलमान को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। एक्टर को महाराष्ट्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी दी हुई है। साल 2018 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी।
कोर्ट में पेशी के दौरान बिश्नोई ने बयान दिया था कि हम सलमान खान को जोधपुर में मार देंगे। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। जून में सलीम खान को एक बेंच पर लेटर मिला था जिस पर वो सुबह जॉगिंग के बाद बैठते हैं। तीसरी बार सलमान खान को ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। सलमान के सहयोगी को ईमेल मिला जिसमें जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के एक इंटरव्यू का रेफरेंस था। इसमें दावा किया गया था कि गैंगस्टर के जीवन का एक ही मकसद सलमान खान को मारना है। नवंबर 2023 में सलमान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली थी। फेसबुक पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई होने का दावा करने वाले अकाउंट से उन्हें धमकी दी गई थी। ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर। चलिए आपको सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की दुश्मनी की वजह भी समझाते हैं। बात साल 1998 की है। सलमान खान हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी। 27-28 सितंबर की रात सलमान खान फिल्म के बाकी कलाकारों के साथ शिकार पर निकले, जहां घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरण का शिकार हुआ। इसके बाद 1 अक्टूबर की रात जोधपुर के कांकणी गांव में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया। जहां हिरणों का शिकार हुआ वहां गांव वालों ने एक जिप्सी घूमती देखी तो वहां दौड़ कर गए तो उन्हें जिप्सी भागती हुई दिखाई दी। गांव वालों ने जिप्सी में मौजूद लोगों के बीच बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का चेहरा पहचान लिया। इसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ, हालांकि उस वक्त वे छूट गए। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से सीधे तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है। न ही लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से कभी किसी तरह की रैंसम डिमांड की है। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से एकमात्र दुश्मनी की वजह है काला हिरण, क्योंकि सलमान खान पर काले हिरण के शिकार करने का इल्जाम है। काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय है। लॉरेंस बिश्नोई के अनुसार सलमान खान ने काले हिरण का शिकार करके बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत की हैं। लॉरेंस बिश्नोई का कहना यह भी है कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज की कुलदेवी के सामने जाकर माफी मांग लेते हैं तो वह उन्हें माफ कर देगा। बहरहाल सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले की जांच तेजी से की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले में और क्या मोड़ सामने आती हैं। वहीं बिश्नोई गैंग की गीदड़ भभकी से दबंग खान बिल्कुल भी डरे नहीं है और उनके सभी प्रोजेक्ट्स और शूटिंग पहले की तरह ही जारी हैं। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। सलमान खान के बाद अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तमाम चुनावी वायदे इसमें किए गए हैं और इन वायदों को लेकर लगातार सियासी घमासान भी बना हुआ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बता रहे हैं। वो इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी क्यों बता रहे हैं ये भी इस रिपोर्ट में जानेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो संकल्प पत्र है ये कोई वायदा पत्र नहीं है, बल्कि जो योजनाएं अभी चल रही हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने के जो प्लान हैं वो इस संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जनता के समक्ष रखे हैं, वोटर्स के समक्ष रखे हैं। इसके अलावा जो मुख्य मुद्दे हैं धारा 370 और राम मंदिर, इसको लेकर भी मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष पे और ख़ास तौर पर हम कहें कि कांग्रेस पर हमला बोला है। देश में लोकसभा चुनाव है, वादों और दावों का दौर जारी है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए वादों का पिटारा खोल दिया है। अब बीजेपी नेता संकल्प पत्र की खूबियां बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है। मनोहर लाल का कहना है कि हमारे संकल्प पत्र में कोई घोषणा नहीं की गई है, बल्कि जो योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया गया है। एक संकल्प पत्र के रूप में हमने जो बहुत कुछ कल के जो संकल्प पत्र में कहा है वो एक प्रकार की यूं माना जाए कि मोदी जी का पिछला 10 साल का शासन है। जो दिशा बनी है, जो योजनाएं चल रही हैं, उनको निरंतर आगे बढ़ाना एक प्रकार की केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि गारंटी शुदा बात, जिसको हमने मोदी की गारंटी कहा है, ये हम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में या उससे भी 5 वर्ष में 10 साल के अंदर जो काम हुए हैं बहुत हमें गिनाए नहीं जा सकते।
मनोहर लाल का कहना है कि हमारा संकल्प है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाए, इससे उद्योग बढ़ेगा और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अपने लाइसेंस को रिन्यूअल करने जा रही है और जनता ने मन बनाया है कि इस बार वो मोदी को 400 सीटें देगी। शहरीकरण में भी बहुत बड़े बड़े शहर, हालांकि पूर्व की सरकारें टाउन्स जितने ज्यादा बढ़ते हैं वो उससे इजी फील नहीं करते थे, लेकिन टाउन्स और अच्छे सैटेलाइट टाउन्स हमारे बनते हैं तो उनके कारण से हमारी गति आगे तेज बढ़ेगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारा उद्योग बढ़ेगा, हमारे युवाओं को काम अच्छा मिलेगा, डिजिटलाइजेशन अच्छा होगा। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और सैटेलाइट टाउन ये और ज्यादा बनाएंगे, देश के विकास के हमारी ये ग्रोथ सेंटर ये बढ़ेंगे। जहां तक ट्रेन का विषय है, वंदे भारत ट्रेन ये जो चलाई गई थी, इसी के नए नए रूप अब आगे और बनेंगे। वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर की व्यवस्था, वंदे भारत में चेयर कार, वंदे भारत में मेट्रो, ऐसे इसका विस्तार करने की बात भी ये कही गई है। बुलेट ट्रेन अभी तक तो हमारी कल्पना ही है, लेकिन देश में चारों दिशाओं में लंबे जो मार्ग हैं, रूट्स हैं, वहाँ बुलेट ट्रेन फुल स्पीड से 250 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ऐसी ट्रेन, ये बुलेट ट्रेन की भी अगले 5 वर्ष के अंदर योजना ये बनाई गई है। राम मंदिर और 370 को लेकर भी मनोहर लाल ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक जैसे कामों को मोदी ने चुटकियों में कर दिखाया है। कश्मीर, इसका 370 समाप्त करना, कांग्रेस के इतने सालों के अंदर इसको कभी समाप्त करने की बात भी नहीं कही, हिम्मत करना तो दूर, बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। आखिर किस तरीके से और यूं चुटकियों में खत्म कर दिया। 500 साल पुराना राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने की जो बात ये समाज करता रहा है, और कितनी खून खराबा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, क्षणों में मिनटों में कर दिया। जिस वर्ग की कांग्रेस तुष्टीकरण करती रहती थी, खास करके मुस्लिम वर्ग की, वोट बैंक के नाते से करती थी, वहां भी महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने के लिए कभी उन्होंने सोचा नहीं। 3 तलाक की बात प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से और ऐसे लागू कर दी कि जिसका कोई, यानी महिलाओं का सम्मान, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय था। बड़े बड़े कार्यक्रम देश और दुनिया में, यानी ऐसे परिवर्तन हुए हैं कि आज मोदी जी के बारे में हर कोई यानी विचार करता है, कहता है कि ये काम मोदी है तो मुमकिन है। इस मौके पर मनोहर लाल ने मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि एविएशन सेक्टर में नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं। वंदे भारत ट्रेन का विस्तार होगा और बुलेट ट्रेन की भी अगले 5 साल में योजना बनाई गई है। बहरहाल बीजेपी के अपने दावे हैं और अपने तर्क हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि संकल्प पत्र से बीजेपी को कितना फायदा होता है। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। और आइए अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब तमिलनाडु के नीलगिरी में पहुंचे तो उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। दरअसल राहुल गांधी अपनी लोकसभा क्षेत्र केरल के वायनाड में चुनाव प्रचार करने जा रहे थे। इस दौरान जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया तो वहां पर उस वक्त तुरंत चुनाव आयोग के अधिकारी आ गए और उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। हालांकि आयोग के अधिकारियों ने अभी ये नहीं बताया कि उनकी जो तलाशी ली गई उसके पीछे क्या कोई शिकायत मिली थी या एक रैंडम प्रैक्टिस के तौर पर इसको किया गया। इस तलाशी के बाद कांग्रेस काफ़ी बौखलाई हुई है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि जितने भी नेताओं के, जितने भी दलों के हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, उन सभी हेलीकॉप्टर्स की भी तलाशी उसी तरीके से ली जानी चाहिए जैसे उनके नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की ली गई। तमिलनाडु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सोमवार को चेक किया। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने राज्य के नीलगिरी में चेक किया है। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी हेलीकॉप्टर के लैंड होने के साथ ही पहुंच जाते हैं और तलाशी लेते हैं। फिर कुछ देर बाद इससे बाहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी निकलते हैं। दरअसल राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के प्रचार को लेकर तमिलनाडु से केरल निकलना था। वो यहाँ 4 दिनों तक पार्टी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच किए जाने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसा और कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है,
सबका हेलीकॉप्टर चेक कीजिए। ठीक है, हेलीकॉप्टर को चेक किया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, सबके हेलीकॉप्टर को चेक कीजिए, हमारे पास कुछ छुपाने को ही नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को चेक करिए, गृह मंत्री को चलिए, उनके तमाम लोगों को करिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, निष्पक्ष संस्था है इलेक्शन कमीशन, उसके अधीन इस समय कानून व्यवस्था है, बिल्कुल चेक कीजिए, सबको चेक कीजिए। इस बात का भी तो जवाब मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पे मुझे याद है कुछ महीने पहले मोदी जी कहीं गए थे चुनाव के दौरान, बड़े बड़े काले बैग निकल रहे थे, वो किसके थे? आज तक उसका जवाब ही नहीं मिला। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्या छुपा, सांच को आँच नहीं, किसी को भी कितना चेक कर लीजिए। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई के एनी राजा से होगा, जो विपक्षी इंडिया गुट की सहयोगी है। उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के केरल इकाई के प्रमुख के सुरेंद्रन हैं। केरल में 26 अप्रैल को 20 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस बार भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो अमेठी से हार गए थे। एक दिन पहले भी टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि उनके हेलीकॉप्टर की इनकम टैक्स के अधिकारियों ने तलाशी ली थी। इतना ही नहीं, तलाशी के दौरान अभिषेक बनर्जी के सुरक्षा गार्डों से नोकझोंक भी हुई। हालांकि आयकर विभाग ने किसी भी तरह की छापेमारी से इनकार कर दिया। बहरहाल चुनावी मौसम है तो आरोप प्रत्यारोप का खेल भी जोरों पर चलना लाजमी है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी के बाद अब बात करते हैं चंडीगढ़ लोकसभा की कांग्रेस की टिकट पर जो घमासान मचा है उसके। अब मनीष तिवारी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पिछली बार पवन बंसल ने चुनाव लड़ा था, जो चुनाव हार गए थे किरण खेर से। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल लिया है। किरण खेर का टिकट काटकर संजय टंडन को टिकट दिया गया, तो उसी तरीके से कांग्रेस ने भी पवन बंसल का टिकट काटकर मनीष तिवारी का टिकट पक्का फाइनल कर दिया है। लेकिन इसको लेकर जो पवन बंसल का खेमा है वो काफ़ी नाराज़ है, और कुछ जो अधिकारी हैं कांग्रेस के वो तो इतने खफा हो गए हैं कि उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया है। पवन बंसल चंडीगढ़ में ही रहते हैं, जबकि मनीष तिवारी पिछली बार लुधियाना से चुनाव लड़े थे। क्या है पूरा माजरा, और ये जो घमासान कांग्रेस के बीच चल रहा है, नाराज़गी चल रही है, इससे आने वाले लोकसभा में खासतौर पर चंडीगढ़ की सीट पर क्या असर पड़ सकता है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिटी ब्यूटीफुल में कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए मनीष तिवारी को टिकट मिलने के बाद अब कांग्रेस में फूट पड़ गई है। चंडीगढ़ में पवन बंसल का टिकट काटकर मनीष तिवारी को उम्मीदवार घोषित करने के बाद चंडीगढ़ कांग्रेस में बगावत का दौर शुरू हो चुका है। स्थिति यह है कि बंसल गुट के नेता इस्तीफे दे रहे हैं। पार्टी के प्रदेश सचिव नितिन राय चौहान ने पवन बंसल के पक्ष में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नितिन राय ने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंपते हुए लिखा कि मैं नितिन राय चौहान पवन कुमार बंसल के पक्ष में चंडीगढ़ प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के सचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं बाहरी व्यक्ति को चंडीगढ़ लोकसभा उम्मीदवार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मनीष तिवारी चंडीगढ़ सेक्टर 35 स्थित राजीव गांधी भवन पहुंचे, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लकी के अलावा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये पहला मौका था जब मनीष तिवारी के नाम की घोषणा होने के बाद वे राजीव गांधी भवन पहुंचे हुए थे, लेकिन पवन बंसल गुट से यहां पर कोई भी नजर नहीं आया। कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी से जब इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि आज पहला दिन है, धीरे धीरे सब साथ में आ जाएंगे। देखिए, ऐसा है, आज पहला दिन है, सब आएंगे, सब शामिल होंगे, क्योंकि सबको देश से प्रेम है। देश को बचाना है कि लोकतंत्र समाप्त ना हो जाए, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। संविधान को बचाना है। आपने देखा किस तरह से लोकतंत्र का कत्ल इस शहर में किया गया, और मुझे तो हैरानी है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद जिन शक्तियों ने उस संविधान का, उस लोकराज का कत्ल किया, उस डेमोक्रेसी का कत्ल किया, वो आज भी बाहर घूम रहे हैं। उनको इतनी रत्ती भर शर्म नहीं है कि चंडीगढ़ के लोगों से माफी मांग लेते। चलिए आपको मनीष तिवारी के बारे में भी बताते हैं। मनीष तिवारी वर्तमान में पंजाब के आनंदपुर साहिब से सांसद हैं। यूपीए सरकार में 2012 से 2014 तक सूचना और प्रसारण मंत्री रहे हैं। मनीष तिवारी 2009 से 2014 तक लुधियाना से सांसद रहे हैं। दरअसल पवन बंसल को टिकट न मिलने से उनके गुट के नेताओं में बेहद मायूसी और नाराजगी है।
वो चाह रहे थे कि पवन बंसल को फिर से टिकट मिले। वहीं बंसल भी प्रमुख दावेदार के रूप में शहर में अपने प्रचार प्रसार में जोर लगाए हुए थे। बता दें कि पवन बंसल चंडीगढ़ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और वो यहां से 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस दौरान वे केंद्रीय मंत्री भी रहे। सवाल ये उठता है कि जब टिकट बंटवारे को लेकर ही कांग्रेस नेता एकमत नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ेंगे और जीतेंगे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ बिग न्यूज बिग शो को अब विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ।